आपके शहर में एक हॉस्पिटल है, पुराना सा, दीवारों पे पेंट उतरी हुई, पर ओपीडी की लाइन सुबह 6 बजे से लगती है, क्योंकि यहाँ 50 में वो ट्रीटमेंट कर लेते हो जो प्राइवेट में 5,000 का है। आपने कभी सोचा नहीं कि उसका बिजली का बिल कौन भरता है, उसकी नई बिल्डिंग का पैसा कहाँ से आया। आज एक ऐसी कहानी जिसमें ये हॉस्पिटल आपके गांव का वो मिशन स्कूल या वो फ्लड रिलीफ वाले लोग जो बारिश में आते हैं, किसी और की प्रॉपर्टी बन सकते हैं। और इस पूरी कहानी के बीच में एक सवाल खड़ा हो जाता है, शायद ये आपने न्यूज़ में सुना होगा, अमेरिका को इंडिया के कानून से क्या प्रॉब्लम है। ये इंडिया आफ्टर हेडलाइंस है और आज हम एक मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस कहानी का मुजरिम वो नहीं है जो आपको बताया गया है। पहले सीन ऑफ द क्राइम। 25 मार्च 2026 लोकसभा में होम मिनिस्ट्री ने एक नया बिल रखा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। नाम बोरिंग है, अंदर का क्लॉज नहीं। समझते हैं सीधी भाषा में, इंडिया में हजारों एनजीओ है जो बाहर से विदेश से डोनेशन लेते हैं। इसके लिए एक लाइसेंस चाहिए, FCRA लाइसेंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज लगभग 16,000 ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्टिव लाइसेंस है और वो साल के 22,000 करोड़ बाहर से रिसीव करते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है? हॉस्पिटल, स्कूल, डिजास्टर रिलीफ, गरीब इलाकों का काम, यानी वो हॉस्पिटल जिसकी ओपीडी लाइन पे हमने शुरू किया। अब नया क्लॉज, अगर किसी एनजीओ का FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाए या वो टाइम पे रिन्यू ना कर पाए या खुद छोड़ दे, तो गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बना सकती है जो उस एनजीओ की प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले लेगी, मैनेज करेगी और बेच भी सकती है, जमीन, बिल्डिंग, सब। और वो एसेट्स परमानेंटली सरकार के पब्लिक पर्पस के लिए वेस्ट हो सकती है। रुकिए इस लाइन पर, लाइसेंस लैप्स हुआ तो बिल्डिंग आपकी नहीं रही। ये PRS पे पड़ा बिल टेक्स्ट है, कोई अफवाह नहीं। अब हर अच्छी मिस्ट्री में एक ऑब्वियस सस्पेक्ट होता है जिस पे सबकी उंगली उठती है, तो चलिए उंगली वहीं रखते हैं जहां न्यूज़ पे रखी। न्यूज़ ने कहा अमेरिका ऑब्जेक्टिंग है, अमेरिका मना कर रहा है, और सच में आवाज़ें आई। एक US कांग्रेसमैन ने, इसका नाम है क्रिस स्मिथ, न्यू जर्सी से, वॉशिंगटन एग्जामिनर में एक ऑप एड लिखा। उसने वार्निंग दी कि ये बिल फॉरेन फंडेड एनजीओज के स्कूल्स और हॉस्पिटल रेट्रोएक्टिवली सीज कर सकते हैं, और एग्जाम्पल दिया मिशनरीज ऑफ चैरिटी का, मदर टेरेसा वाली संस्था जिसका 2021 में FCRA लाइसेंस का स्केयर आया था। फिर US के कुछ क्रिश्चियन डोनर ग्रुप्स ने इंडिया को लेटर लिखा बिल विड्रॉ करने को। उनकी लाइन थी, और मैं ये कोट कर रहा हूँ, डोनर्स गेव टू सर्व इंडियाज पुअर, नॉट टू सब्सिडाइज द इंडियन स्टेट। और तीसरी आवाज USCIRF, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उसकी मार्च 2026 की रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया को एक वॉच लिस्ट, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला जाए। तो केस बंद। अमेरिका ने ऑब्जेक्शन किया, इंडिया के कानून बनाया, और हम ये कहते हैं, भाई हमारा देश, हमारा कानून, तुम कौन हो जो बोलने वाले इस कानून पे। सही लगता है पर गलत है। सही तो है कि हमारे देश में दूसरे बाहर वाले क्यों कानून के बारे में बात कर सकते हैं, पर इसमें कुछ गलत भी है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हर क्रिस्टी कहानी में
होता है। सब क्लू सामने थे बट हम पढ़े गलत। एक एक सस्पेक्ट को दोबारा देखते हैं ध्यान से। सस्पेक्ट नंबर 1, कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ। ये स्टेट डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक लेजिस्लेटर है जिसके एक ऑप-एड लिखा, एक आर्टिकल लिखा। इंडिया में भी एक एमपी कोई ऑप-एड लिखे या फिर कुछ बोल दे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन नहीं बनती। एक आदमी एक आवाज। सस्पेक्ट नंबर 2, क्रिश्चियन डोनर्स ग्रुप, नेशनल हिस्पैनिक क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ये प्राइवेट फेथ लीडरशिप है। लेटर लिखने वालों में एक जॉनी मूर, खुद कभी USCIRF का कमिश्नर था, अब नहीं है। ये डोनर है, एडवोकेसी है, US गवर्नमेंट नहीं। सस्पेक्ट नंबर 3, USCIRF। और यहाँ असली ट्विस्ट है, USCIRF एक एडवाइजरी कमीशन है, वो सिर्फ रेकमेंड कर सकती है, डिसीजन स्टेट डिपार्टमेंट लेता है। और स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया को उस वॉच लिस्ट में डाला ही नहीं। USCIRF की रिकमेंडेशन मानी ही नहीं गई। तो अब सीधा सवाल, असली US गवर्नमेंट, व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मई महीने में इंडिया में आए। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी भी गए, एक सिंबॉलिक जेस्चर। जयशंकर से मिले, मोदी जी से मिले, पर कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने FCRA फॉर्मली उठाया हो। एग्जीक्यूटिव ब्रांच चुप रही। तो अमेरिका ऑब्जेक्टिंग है। ये हाफ ट्रूथ है। सच ये है, एक कांग्रेसमैन, कुछ फेथ डोनर ग्रुप्स और एक एडवाइजरी कमीशन कंसर्न उठा रहे हैं, सरकार नहीं। अमेरिका नहीं बोल रही, 3 अलग आवाजें बोल रही है और तीनों के पास वोट का पावर है, डिमांड का नहीं। लेकिन ये सिर्फ इंडिया वर्सेस अमेरिका की कहानी होती तो मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा होता, क्योंकि असली मुजरिम, वो टेंशन जिसका शिकार आप हो सकते हो, वो किसी देश में नहीं रहता, वो उस क्लॉज में रहता है। अब दोनों तरफ ईमानदारी से सुनिए, क्योंकि दोनों सच है। गवर्नमेंट की बात, मिनिस्टर किरण रिजिजू, ये ट्रांसपेरेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। फॉरेन पैसा ट्रांसपेरेंटली और इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज हो। ये किसी रिलीजियन के खिलाफ नहीं, सिर्फ इलीगल FCRA अकाउंट्स पे असर पड़ेगा। और जो संस्था देश के बहाली के काम कर रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और एक बात सही है, बिल में सजा भी कम हुई। पहले 5 साल जेल की वायलेशन पे, अब ज्यादा से ज्यादा 1 साल। ये नरमी है, सख्ती नहीं। और ये नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बाहरी शब्द नहीं, इसके पीछे गवर्नमेंट के एक ठोस डर रखती है। बिल के डिबेट में बीजेपी के एक MP दिनेश शर्मा ने साफ कहा, अगर विदेश से आया पैसा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में या नक्सलवाद को बढ़ाने में लगा तो एक देश को रोक लगाने का हक है। और ये दलील नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से कहा था कि कुछ विदेशी डोनेशंस नक्सलाइट और दूसरी एक्टिविटीज में गए। ये एक आरोप है, मैं इस सबूत की तरफ नहीं कह रहा, पर सरकार को पूरा तर्क इसी एक सवाल पे टिका है, पैसा जब बॉर्डर क्रॉस करता है तो आगे कहाँ जाता है और उसे पूछने का हक किसका है। लॉजिक सीधा है, दूसरे देश का पैसा, दूसरे देश की संस्था, अगर वो आपके घर के पास स्कूल हॉस्पिटल चलाकर सॉफ्ट पावर बना रहा है तो एक सोवरेन देश का पूछने का हक है। ये पैसा
कहाँ, किस लिए, किसके थ्रू आ रहा है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स केरला में सीएम विजयन, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और एमनेस्टी जैसे संस्था कहते हैं कि एसेट सीजर वाला हिस्सा ही प्रॉब्लम है। सजा कम करना अच्छा है, पर बिल्डिंग छीन लेना वो एक अलग ही लेवल का डर है। एमनेस्टी के मुताबिक अभी तक 21,933 ऑर्गेनाइजेशन अपना एफसीआरए लाइसेंस खो चुके हैं। ये एडवोकेसी का फिगर है। एट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सीपीआर जैसे थिंक टैंक, ऑक्सफैम इंडिया, इनके लाइसेंस पहले ही गए। क्रिटिक्स का डर ये है कि लैप्स हुए तो प्रॉपर्टी गई। ये एक ऐसी तलवार है जो हर एनजीओ के सर पे लटकी रहेगी, और वो नक्सल फंडिंग वाला ग्रुप या आरोप। क्रिटिक्स कहते हैं जहां सबूत हो वहां तो पहले से कानून है, पर ये डर हर उस संस्था पे डाल देना कि जो सिर्फ सवाल पूछता है, वो अलग बात है। आरोप लगाना आसान है, कोर्ट में साबित करना अलग। तो दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है और प्रॉपर्टी छीन लेना एक बहुत बड़ा हथियार है। मुजरिम कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं। मुजरिम है वो स्विच जहां एक छूटी हुई डेडलाइन एक बिल्डिंग बन जाती है। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो वो मिस्ट्री जो हमने शुरू में रखी थी। सवाल था, अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल ये है, दूसरे देश की सिविल सोसाइटी के रूल्स कौन लिखता है? इंडिया कह रहा है हम। ये सॉवरेनिटी का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, पर जब वो पैसा बॉर्डर क्रॉस करके आपके गांव के हॉस्पिटल तक पहुंचता है तो दोनों तरफ लोग उस पे हक जताते हैं। डोनर भी और सरकार भी। वही रस्सी खींच है। और एक राहत की बात, ये बिल अभी पास नहीं हुआ। अपोजिशन का प्रोटेस्ट के बाद बजट सेशन में गवर्नमेंट ने इसे डिफर कर दिया। कभी ये पेंडिंग है, ना पास हुआ ना विड्रॉ। यानी ये कहानी अभी लिखी जा रही है और अभी सवाल पूछने का टाइम है, बाद में अफसोस करने का नहीं। अगली बार जब कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करे अमेरिका इंडिया को धमका रहा है, तो आप थोड़ा रुक जाना। पूछना, कौन? सरकार या एक आदमी, एक कमीशन, कुछ डोनर्स? और असली बात, उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का क्या? ये फर्क समझ गए तो आप हेडलाइन से आगे निकल गए। अगर ये कहानी काम की लगी, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार भी हम मुजरिम सही पकड़ सकें। सबसे पुराना ट्रिक ये है, सबका ध्यान एक मूल पे डाल दो ताकि कोई उस क्लॉज को ना पढ़े जहां एक लैप्स हुई डेडलाइन आपके मोहल्ले का हॉस्पिटल छीन लेती है।